ड्रामे की शुरुआत हुआ से होती है, जो कि बीजिंग सिटी का सबसे रिच पर्सन है और हु बाइजिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। और आज वो टोंगजिंग सिटी एक लड़की की तलाश में आया है जिसे वो पिछले कई सालों से ढूंढ रहा है। जहाँ वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि इसी टाउन में उसे एक ऐसे ही जेट पेंडेंट के साथ में देखा गया है। असिस्टेंट बताता है कि हाँ, पर इससे पहले कि हम उनके पास जा पाते वो वहाँ से जा चुकी थी। पर आपकी दादी माँ थक चुकी है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर वो आपकी शादी किसी और से करा देंगी। ये सुनकर के तो हुआ काफी टेंशन में चला जाता है। वहीं हम इस ड्रामे की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जहां उसकी मदर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी अपनी ही बहन के फियांसे पर डोरी डालने की। तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस पर जिया अपनी मदर से कहने लगती है कि लूजिन मुझसे कई सालों से ये कहता आ रहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जिस पर लूजिन कहता है कि मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकलोगी। ये सब सुनकर के जिया का दिल टूट जाता है और वो समझ जाती है कि लूजिन ने उसे धोखा दे दिया है। पर उसके फादर भी जिया की एक बात नहीं सुनते और उसे गलत समझ करके घर से बाहर निकाल देते हैं। अपनी फैमिली से दुखी होकर के जिया अपने फ्रेंड चुक्सी के पास एक क्लब में चली जाती है और उसी क्लब में हुआ भी बैठा था। पर वो जिस सीट पर बैठा था उस सीट पर अक्सर लूजिन के अंकल बैठा करते थे। जिससे कंफ्यूज होकर के चुक्सी उसे बताती है कि देखो, ये लूजिन के अंकल है जो कि लू समूह के उत्तराधिकारी है और पूरी लू फैमिली इन्हीं के हाथों में है। सोचो, अगर तुमने इनसे शादी कर ली तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को अच्छा सबक सिखा सकती हो। अब जैसा कि जिया के पास ना तो घर था और ना ही पैसे थे, इसीलिए वो सीधा हुआ के पास पहुंच जाती है। इस बात से अनजान कि वो जिसके पास जा रही है वो तो लूजिन के अंकल है ही नहीं, बल्कि वो तो बीजिंग सिटी का सबसे रिच पर्सन है। और चुक्सी भी इस बात से अनजान थी, क्योंकि उसे तो बस इतना ही पता था कि लूजिन के अंकल यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। अब जिया हुआ के पास जाकर के उससे कहने लगती है कि मिस्टर, मैं आपकी होने वाली वाइफ जिया हूँ। ये सुनकर के हुआ उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो बेहतर यही हुआ कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। जिया सोचती है कि कितना रूड इंसान है, पर मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती हूँ। वो उससे बिना कुछ कहे उसकी चीख पर किस कर देती है। जिया की इस हरकत से हुआ शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहती हो। तो जिया कहती है कि मैं बस आपसे शादी करना चाहती हूँ। देखिए, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं पूरे 22 साल की हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे खाना भी बनाना आता है। जिया की बातों से परेशान होकर के हुआ वहाँ से उठ करके जाने लगता है, पर जिया तो उसके पीछे ही पड़ जाती है और हुआ से कहने लगती है कि अंकल जी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। हुआ सोचता है कि ये लड़की तो सच में पागल है। तभी उसके पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि आपकी दादी माँ 3 दिन के अंदर आपके लिए लड़की ढूंढ लेंगी और इस बार आप उन्हें मना भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर के हुआ सोचने लगता है कि अभी अभी तो उसकी दादी माँ अपने गंभीर बीमारी से ठीक हुई है और मैं उनसे बहस करके उनकी तबीयत फिर से खराब नहीं कर सकता हूँ। तभी वो जिया की तरफ देख करके सोचने लगता है कि क्यों न मैं जिया से टेम्परेरी शादी करके इस मामले से बच जाऊं। इसीलिए वो जिया से कहता है कि अगर सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो कल सुबह 8 बजे मैरिज ब्यूरो पहुंच जाना। ये सुनकर के तो जिया शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। हुआ कहता है कि मैं बच्चों से झूठ नहीं बोलता हूँ। तो जिया कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हुआ के जाने के बाद में वो सोचने लगती है कल तो मैं लूजिन की चाची बन जाऊंगी, फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इतना कह करके वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लूजिन के अंकल लू आते हैं, जिनसे वेटर कहता है कि लगता है कि आप लंबे समय से यहाँ पर नहीं थे। तो लू उससे पूछता है कि इससे पहले मेरी सीट पर कोई बैठा था क्या। तो वेटर बताता है कि हालांकि आप इतने टाइम से यहाँ पर नहीं थे, तो आपकी सीट बीजिंग सिटी से आए मिस्टर हुआ यूज कर रहे थे। अब बेचारी जिया को क्या पता था कि उसने तो गलत इंसान को लूजिन का अंकल समझ लिया है। अगले दिन लूजिन जिया के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हें धोखा देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि तुम्हारे फादर ने फैसला किया है कि वो तुम्हारी बहन वैन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। इसीलिए मुझे वैन के साथ जाना पड़ा, वरना मैं तो अपने लू परिवार की विरासत से भी हाथ धो बैठता। जिस पर जिया उससे कहती कि धोखेबाज इंसान, मेरी नजरों के सामने से अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। लूजिन कहता है कि पागल मत बनो, एक बार मेरे नाम सब कुछ हो जाने दो, मैं लू परिवार का हेड बनते तुमसे शादी कर लूंगा। जिस पर जिया उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा लालची और नीच इंसान अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। ये सुनकर के तो लूजिन पागल हो जाता है और जिया से कहता है कि आज तक तुमने मुझे खुद को छूने तक नहीं दिया है। इतना कह करके वो उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है, जिस पर जिया उसे किक मार करके वहाँ से बाहर भाग जाती है। जहाँ हुआ का असिस्टेंट उसे शादी के लिए रिसीव करने के लिए आ जाता है। इतनी लग्जरी कार में जिया को जाता हुआ देख लूजिन भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी किसी अमीर आदमी को फंसा लोगी। जिया जब ब्यूरो के बाहर पहुंचती है तो हुआ उससे कहता है कि तुम पूरे 5 मिनट लेट हो, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि समय के पाबंद नहीं होते हैं। पर जिया तो उसे ही देखी जा रही होती है और सोचती है कि लूजिन के अंकल कितने हैंडसम है। तभी हुआ उससे कहता है कि मैं एक बात तुमसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे बीच बच्चे नहीं होंगे, मैं तुमसे सिर्फ
सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा हूँ सिर्फ अपनी दादी माँ की वजह से, ताकि मुझे कुछ समय मिल जाए और मैं उस लड़की की तलाश कर पाऊँ जिसे मैं चाहता हूँ। उसके मिलते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगा। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तभी तुम इस मैरिज को कंप्लीट करो, वरना तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। ये सब सुनकर के तो जिया सदमे में चली जाती है और सोचती कि मुझे तो लगा था कि इन्हें मैं पसंद आ गई हूँ, लेकिन जिया के पास में दूसरा और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। शादी कंप्लीट होने के बाद में जिया सोचती कि कमीने लूसिन के चक्कर में आज मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर ली हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। और जैसे ही वो अपना मैरिज कार्ड देखती है उस पर हुआ नाम देख करके शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लूसिन के अंकल का नाम लू था और वो उससे पूछने लगती कि आपका नाम हुआ कैसे हो सकता है, जिस पर हुआ कहता है कि ये मेरी माँ का दिया हुआ नाम है। ये सुनकर के जिया की जान में जान आती है कि यही लूसिन के अंकल हैं। हुआ उससे कहता है कि फिर आज हमारी शादी हो गई तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो, पर याद रखना कि सेकंड फ्लोर पर मेरा कमरा है जहाँ किसी को भी इंटर करने की परमिशन नहीं है। तो जिया कहती कि ठीक है पतिदेव, मैं समझ गई। जिया जब हुआ के घर पहुंचती है तो इतना बड़ा घर देख करके हैरान हो जाती है और सोचने लगती कि क्या इतने बड़े घर में हुआ अकेला रहता है। फिर वो सोचती कि कितनी गलत बात है कि हुआ के दिल में तो पहले से ही कोई और है। तभी उसे वहाँ पर हुआ की बिल्ली फैन फैन दिखती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अब जिया सोचने लगती कि आखिरकार मैं हुआ की वाइफ हूँ तो मुझे उनके दिल पर कब्जा करने का कोई तो तरीका ढूंढना होगा। यही सोच करके वो हुआ के लिए नाइट में बहुत ही टेस्टी डिनर बनाती है और सोचती कि मुझे पहले इनके पेट पर कब्जा करना होगा। वो कहते हैं न कि दिल का रास्ता पेट से होकर के गुजरता है, जिस पर असिस्टेंट उसे बताता है कि मैडम युवा मास्टर सिर्फ अपने पर्सनल शेफ द्वारा बनाए गए पौष्टिक खाना ही खाते हैं। ये सुनकर के जिया का दिल टूट जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती ही हुआ के ऊपर ही गिर जाती है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को तो माइसोफोबिया है जिसकी वजह से उन्हें किसी की भी टच से नफरत है। इधर हुआ भी सोचता है कि ये लड़की मेरी कितनी करीब है फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है। वो उससे पूछता है कि तुमने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई है, तो जिया उससे कहती कि मैंने तो बस एक नॉर्मल सा शावर जेल यूज किया है। हुआ कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम मुझसे ऐसे ही अब चिपकी रहोगी, जिस पर जिया शर्मा करके उससे दूर हो जाती है। तो असिस्टेंट उसे समझाता है कि बॉस को माइसोफोबिया है जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत कठिन रहा है, तो प्लीज आप उनके करीब जाने से पहले थोड़ा सोच समझ ले। जिया सोचती है कि इस इंसान के साथ मैं कैसे रहूंगी जिसे हर एक चीज से प्रॉब्लम है। तभी हुआ उससे कहता है कि अब खड़ी रहोगी या फिर मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना भी खिलाओगी। ये सुनकर के तो जिया खुश होकर के उसे सूप दे देती है, जिसे पीता हुआ देख करके असिस्टेंट भी शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि आज तक मैंने बॉस को किसी के भी हाथ का बना हुआ खाना खाते नहीं देखा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हुआ को जिया का बनाया हुआ सूप बहुत पसंद आता है। ये सब देख करके असिस्टेंट सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बॉस को उनकी लाइफ में इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अगले दिन हुआ जिया को बस स्टैंड पर देख करके उसे अपने कार में बैठने के लिए कहता है। असिस्टेंट भी सोचने लगता है कि अच्छा तो अब मैं समझा कि बॉस जानबूझ करके मुझे इस रास्ते से आने के लिए गए ताकि वो मैडम को रिसीव कर सके और उनसे मिल सके। जिया जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो वो अपनी चेयर पर वैन को बैठा हुआ देख करके उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। तो वैन कहती कि अब से फादर ने मुझे जो ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी है, तो अब से तुम्हारा नेम प्लेट डस्टबिन में जाएगा और तुम यहाँ से बाहर जाओगी। जिया कहती कि मैं पिछले 2 महीनों से इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत कर रही हूँ, आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर वैन उससे कहती कि मैं तुमसे हर वो एक चीज छीन लूंगी जो तुम्हें पसंद है। पर जैसे ही वो अपने फादर और लूसिन को आता हुआ देखती है वो जानबूझ करके गिर जाती है और ऐसा प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि जिया ने उसे गिरा दिया हो और उन दोनों के सामने बेचारी बन जाती है। ये देख करके लूसिन जिया पर फायर हो जाता है, पर जिया अपने फादर से पूछती है कि उन्होंने उसके प्रोजेक्ट को वैन को क्यों दे दिया, जिस पर उसके फादर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मुझसे सवाल करने की। दूसरी तरफ असिस्टेंट हुआ को जिया के फादर की कंपनी ले आता है और बताता है कि मैडम यहीं पर काम करती हैं। तभी हुआ की नजर जिया पर पड़ती है जिसे सब मिल करके बुली कर रहे थे। हुआ कहता है कि जियांग परिवार की इतनी हिम्मत जो मेरी वाइफ को इतना परेशान कर रहे हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जो भी मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे उसके सामने घुटने टेक करके माफी मांगे। जिस पर असिस्टेंट फौरन से झो को कॉल करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जियांग ग्रुप को दिए गए सारे प्रोजेक्ट को रोक दो। इधर जिया के फादर उसे डांट ही रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर मिस्टर झो पहुँच जाते हैं जिनके प्रोजेक्ट पर जिया काम कर रही थी। उसके फादर मिस्टर झो को वैन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि ये मेरी बड़ी बेटी है और इसकी डिजाइनिंग जिया से कहीं ज्यादा बेहतर है, तो आज से यही आपके प्रोजेक्ट पर काम करेगी। ये सुन करके तो झो फायर हो जाता है और कहता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट जिया को दिया था, आपने किससे पूछ करके इसे वैन को दे दिया। ये सब देख करके जिया सोच में पड़ जाती है कि आखिर मिस्टर झो उसके लिए स्टैंड क्यों ले रहे हैं। तभी मिस्टर झो जिया से कहते हैं कि आप अपने खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करती हैं, आप इतनी टैलेंटेड है कि हमारी कंपनी आपको ये सारे प्रोजेक्ट देगी। ये सुन करके तो उसके फादर को सदमा ही लग जाता है, क्योंकि अगर मिस्टर झो ने जियांग ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस होगा। मिस्टर झो उसके फादर से कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर आपकी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रखूंगा, जब वैन घुटने टेक करके जिया से माफी मांगेगी। जिस पर वैन अपने फादर से कहती है कि जरूर इस चुड़ैल ने मिस्टर झो को मेरे खिलाफ भड़काया है, तभी वो ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। ये सुनकर के तो उसके फादर उसे एक थप्पड़ लगा
लगाते हुए कहते कि तुमने सुना नहीं कि अपनी बहन से माफी मांगो। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि ये प्रोजेक्ट पूरे 50 मिलियन का है, जो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे और मैं इतना बड़ा नुकसान झेल नहीं पाऊंगा। इसीलिए अभी के अभी अपनी बहन से माफी मांगो या फिर मैं तुम्हें वापस से गाँव भेज देता हूँ। ये सुनकर के वैन को जिया से माफी मांगनी पड़ती है, जिसके बाद जो जिया से कहता है कि अगर आपको फिर से कोई परेशानी हो तो बस आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये सब देख करके लूसिन भी सोच में पड़ जाता है कि जिया ने ऐसा कौन सा बड़ा शॉट मारा है जो कि मिस्टर जो खुद ही उसका सहयोग कर रहे हैं। जिया भी बाहर जाकर के जो से पूछती कि आखिर आप मेरी इतनी मदद क्यों करना चाहते हैं। जो कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपके पीछे एक ऐसा इंसान है जिसकी बात पूरी टोंगचेंग में कोई भी नहीं काट सकता है, तो मैं क्या चीज हूँ, आप बहुत ही लकी हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जिया भी सोच में पड़ जाती कि आखिर वो इंसान कौन है। शाम को हुआ फिर से जिया को रिसीव करने के लिए पहुंच जाता है, जिससे जिया अपनी कंपनी के सारे मैटर को बताती है। फिर वो उससे पूछती कि क्या आपने इन सब में मेरी मदद की है, तो हुआ उससे कहता है कि जब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता हूँ तो भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। असिस्टेंट सोचता है कि दिल में तो प्यार है, फिर वो ऊपर से इतनी खड़ूसियत क्यों दिखा रहे हैं। जिया भी सोचने लगती कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, अगर हुआ को पता चला कि मेरी कोई मदद कर रहा है तो शायद उसे बहुत बुरा लगेगा। घर पहुंचने पर हुआ अपने रूम में जाते वक्त अपनी एक मेडिसिन गलती से गिरा करके चला जाता है। जिया जब उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो हुआ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना उसे नींद नहीं आएगी। पर फिर वो सोचती कि उसने तो मुझे ऊपर जाने से मना किया है, फिर मैं ये दवा उसे कैसे पहुंचाऊंगी। लेकिन जिया ये सोच करके ऊपर जाने लगती है कि अगर हुआ ने इसे नहीं लिया तो वो पूरी रात नहीं सो पाएगा। जिया अभी भी डर रही होती है, पर रूम का दरवाजा खुला हुआ देख करके वो अंदर चली जाती है और दवा रख करके वापस जा ही रही होती है। तब तक हुआ नहा करके बाहर आ जाता है और उसे अपने रूम में देख करके फायर हो जाता है। पर जिया तो बहुत चुलबुली सी लड़की थी, वो तो उसे देखती ही रह जाती है। जिस पर हुआ उससे कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही आहें नहीं भर ली है। जिया कहती कि मैं तो बस दवा देने आई थी। इतने पर वो फिसल करके हुआ के ऊपर ही गिर जाती है। हुआ कहता है कि तुम्हें मेरे करीब आने का बहुत शौक है ना, तो जिया कहती कि नहीं मैं बस जा ही रही हूँ। इतना कम नहीं था कि वो जाते जाते गलती से हुआ का टॉवल भी खींच देती है। अब तो हुआ के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उससे कहता है कि लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो, तभी तुमने जानबूझ करके मेरी टॉवल खींची है। अभी मैं तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूँ। भले ही हम एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है, पर हम कपल तो है ही, तो आज तुम अपनी वाइफ होने का कर्तव्य निभाओगी। इतना कह करके वो उसे डराने के लिए किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिया नाना करते हुए खुद ही उसे किस कर बैठती है, जिस पर हुआ पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। जिस पर जिया उससे कहती कि आप एक नंबर 1 की छिछोरे इंसान है, तभी आपने मुझे किस किया है। हुआ कहता है कि क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हें किस किया है, सारा दोष तुम मुझ पर डाल रही हो। तो जिया कहती कि हाँ, क्योंकि ये मेरा पहला किस था, लेकिन सच कहूँ तो आप बहुत ही हैंडसम है। तो हुआ कहता है कि अच्छा, तो क्या हम अपनी फर्स्ट नाइट भी बना लें। ये सुनकर के जिया बाहर भागने लगती है। तो हुआ उससे कहता है कि अगली बार अगर तुम मुझे यहाँ पर दिख भी गई तो मैं रूम से क्या तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दूंगा। जिया सोचती कि मैं कितनी झल्ली लड़की हूँ। अगले दिन हुआ जिया से कहता है कि तुम इतने सारे जंक फूड खाती हो, ऊपर से इसे फैन को भी खिला रही हो। जिया कहती कि बस मैंने थोड़ा सा ही खिलाया है। तो हुआ कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि इसे खा करके फैन की तबीयत बिगड़ सकती है और तुम्हें भी इसे नहीं खाना चाहिए। उसका गुस्सा देख करके जिया कहती कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, अब से मैं इसे नहीं खाऊंगी। तो हुआ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। जिया सोचती कि मैं तो स्नैक्स छुप करके खाऊंगी, पर खाऊंगी जरूर। अगले दिन जिया जब सो करके उठती है तो वो देखती है कि फैन की सच में तबीयत बिगड़ गई है। ये देख करके तो हुआ के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसे जंक फूड खिलाने के लिए दोषी ठहराने लगता है। ये सब सुन करके जिया बहुत दुखी हो जाती है कि आज उसी की वजह से फैन बीमार हो गई। हुआ उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के भागता है। तो जिया उससे कहती है कि मैं जानवरों के अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, पर हुआ इतने गुस्से में होता है कि वो उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मैंने फैन को बचपन से पाला है, पर आज तुम्हारी वजह से उसका ये हाल हुआ है। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। पर इस बात से जिया बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और सोचने लगती कि अब मेरे लिए कोई भी जगह नहीं बची है, मेरा अपना कोई भी नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो। हुआ भी मुझे पसंद नहीं करता है, मैं बहुत ही अनलकी लड़की हूँ जो कि सबका बैड लक बन जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर को दिखाने के बाद में हुआ को पता चलता है कि फैन की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के हुआ शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर फैन प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लगता है कि जब मैं बीजिंग में था तभी मेरे पीठ पीछे किसी बदतमीज छिछोरे बिल्ली ने उसके साथ में नाइट स्पेंड कर लिया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपकी बिल्ली ने कुछ भी गलत नहीं खाया है। हुआ को ये रियलाइज होता है कि उसने तो बिना कुछ सोचे समझे जिया को कितना डांट दिया। यही सोच करके वो भागता हुआ अपने घर जाता है, पर जिया उसका घर छोड़ करके जा चुकी थी। इस बात का हुआ को बहुत अफसोस होता है और वो सोचता है कि शायद अब वो मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, मुझे उसे डिवोर्स दे करके मुआवजे के पैसे दे देने चाहिए। तभी उसके पास असिस्टेंट की कॉल आती है और वो हुआ से बताता है कि जैसा जेट पेंडेंट आपके पास है, ठीक वैसा ही जेट पेंडेंट हमने जिया मैडम के पास में देखा है, जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, वो तो आपकी वाइफ है। ये सुनकर के हुआ शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उसे जल्दी से ढूंढो क्योंकि वो घर छोड़ करके चली गई है। दूसरी तरफ जिया घर छोड़ करके होटल चली
जाती है, पर उसके कार्ड में इतने पैसे नहीं होते कि वो वहाँ के रूम को बुक कर पाती। रिसेप्शन गर्ल उससे कहती है कि ये 5 स्टार होटल है, अगर यहाँ रुकने की औकात नहीं है तो यहाँ से अपना कार्ड लो और निकलती बनो। जिया उससे कहती कि भले ही 5 स्टार होटल है, पर ये गेस्ट से कैसे बात करते हैं इस बात की तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। जिस पर रिसेप्शन गर्ल उससे कहती कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम्हें ऐसे 5 स्टार होटल में नहीं चढ़ना चाहिए। जिया सोचती कि आज तक मैंने जितनी भी सेविंग की थी वो सब तो मैंने अपनी मदर को दे दिया। रिसेप्शन गर्ल उससे कहती कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं जाओगी। वो अपने गार्ड्स को बुला करके उसे बाहर फेंकने के लिए कह देती है। तभी वहाँ पर हुआ भी उसे ढूंढते हुए आ जाता है और उसे गले से लगा करके कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी रिसेप्शन गर्ल आकर के कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी जो तुम अपने गरीब भिखारी पति को भी यहाँ बुला ली। अब लगता है कि मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हुआ उससे कहता है कि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये होटल मैंने खरीद लिया है और मैं तुम्हें अभी के भी यहाँ से निकाल रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि लगता है कि तुम होश में नहीं हो, तुम्हें पता भी है कि ये होटल 100 मिलियन का है। अगर तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें धक्के मार करके यहाँ से बाहर फेंकवाऊंगी। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आता है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी हमारे होटल के मालिक के साथ में ऐसे बदतमीजी करने की। वो उसे तत्काल प्रभाव पर नौकरी से निकाल देता है, साथ ही सिटी के सारे होटल में ब्लैकलिस्टेड करवा देता है, जिसकी वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। वो हुआ के सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है, पर हुआ उसकी एक बात नहीं सुनता है। जिसके बाद मैनेजर हुआ से कहता है कि बॉस आप एक बार पूरे होटल को अच्छी तरीके से देख लीजिए। जिस पर हुआ उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये होटल अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है, तो इसे वही देखेगी। दूसरी बात, इन फ्यूचर अगर किसी भी गेस्ट के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया तो मैं सबसे पहले तुम्हारी नौकरी ले लूंगा। तभी हुआ की नजर जिया के गले पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये जेट पेंडेंट कहाँ से मिला। जिया सोचने लगती है कि कहीं इंसान मुझे होटल देख करके मेरी दादी जी की दी हुई पेंडेंट मुझसे लेना तो नहीं चाहता है। एक तो पहले मैंने इसका आधा हिस्सा कहीं खो दिया है। जिया उससे कहती है कि ये कोई जेट पेंडेंट नहीं है, ये तो नकली है जिसे मैंने सिर्फ 10 युआन का खरीदा था। असिस्टेंट कहता है कि मेरी खबर झूठी नहीं हो सकती है, ये पेंडेंट असली है। पर हुआ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिया सोचने लगती कि मैंने सही अंदाजा लगाया था, इसे तो मेरा पेंडेंट चाहिए था, पर मैं इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ। वो दौड़ करके हुआ के पास जा करके उससे पूछती कि क्या सच में आपने मुझे ये होटल दे दिया है या फिर आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। हुआ उससे कहता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। जिस पर जिया उसे किस कर लेती है और उसे धन्यवाद करती है। जिस पर हुआ उसे बताता है कि जल्दी से घर जाओ क्योंकि फैन प्रेग्नेंट है। ये सुन करके तो जिया की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन उसे लूजिन मिलता है और उससे कहता है कि तुम इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती हो, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम अमीर लोगों के साथ में संबंध बनाने के चक्कर में अपने जियांग परिवार की बदनामी फैला रही हो। इस बात से तुम्हारे माता पिता कितने नाराज हैं, बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो बस लू परिवार का हेड बनने के लिए ये सब कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं तुमसे शादी करके तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। पर तुम तो ये सब करके सारा कुछ मिट्टी में मिला रही हो, तुम्हें तो मेरा प्यार नजर ही नहीं आ रहा है। कम से कम मेरी नहीं अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। तो जिया उससे कहती कि अब से तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जिया को असिस्टेंट लेने आ जाता है। जिया उससे कहती कि अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोबारा से मेरे सामने कभी भी मत आना। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। इधर हुआ जब घर आता है तो वो टेबल पे रखे केक को खाने लगता है। जिया देखती है कि वो तो फैन का ही केक खा रहा है जो कि खास कैट फूड से बना था। तब तक हुआ की नजर कैट फूड के बुक पर पड़ जाती है, जिसे जिया उसे देखने से रोकने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर हुआ को पता चला कि उसने बिल्लियों वाला खाना खा लिया है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। पर हुआ को तो पता चल जाता है और वो सच में उसके ऊपर फायर हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि मैं कैट फूड खा रहा हूँ तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। जिया कहती है क्योंकि मुझे आपसे बहुत डर लगता है। तो हुआ कहता है कि सीरियसली मुझे अपने 28 साल की एज में पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी की जान ले लूं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। बाद में जिया हुआ से माफी मांगने जाती है, जिस पर हुआ उसे बिल्लियों का फूड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें ये फूड खाना होगा। जिया सोचती कि मैं कसम खाती हूँ कि इस खड़ूस इंसान को अपने प्यार में फंसा करके रहूंगी। अगले दिन जिया को वैन मिल जाती है और उससे कहती कि तुमने तो कई मर्दों को फंसा रखा है, फिर तुम ये टेम्पलेट बांटने का काम क्यों कर रही हो। जिया कहती कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दूसरे के प्यार को अपने जाल में फंसा लूं। तभी वहाँ पर लूसिन आ जाता है, जिसे देख करके वैन उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कि उसे जिया की बहुत फिक्र हो। जिस पर जिया उससे कहती कि तुम्हें नाटक करने में जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है। तो लूसिन कहता है कि बेशर्म लड़की, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतना सोच रही है और तुम होके उसे बुरा भला कह रही हो। अच्छा हुआ जो समय रहते मैं तुम्हारी जैसी फरेबी लड़की से दूर हो गया। इतना कह करके वो उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और जिया को उठाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा दिया हुआ 5 स्टार होटल छोड़ करके आखिर पर्चे बांटने का काम क्यों कर
कर रही हो। जिया उससे कहती है कि मैं इतनी महंगी चीज आपसे नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर लूसिन सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों इंसान मुझे बिजिंग सिटी के सबसे अमीर आदमी की तरह लग रहा है, पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आखिर बाइचिन ग्रुप का मालिक इस छोटे से टोंगजिंग सिटी में क्या करने आएगा। तभी जिया हुआ को पकड़ते हुए वेन से कहती है कि मुझे खुद पर बहुत गर्व है कि मैंने किसी के बॉयफ्रेंड को नहीं फंसाया है, ना ही किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। जिस पर लूसिन भड़क जाता है और उससे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। ये सुनकर कि जिया उसे एक थप्पड़ जड़ देती है तो लूसिन भी उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि शर्म आनी चाहिए तुम एक लड़की पर हाथ उठाते हुए। जिया सोचती कि हुआ मुझे कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, आज वो मेरे लिए अपने भतीजे तक से लड़ गया, आखिर मैं हूँ तो लूसिन की चाची ही। तभी वैन कहने लगती कि 2 कौड़ी के इंसान, क्या तुमने खुद को बाइचिन ग्रुप का प्रेसिडेंट समझ रखा है जो तुम इतनी अकड़ में हमारे सामने बात कर रहे हो। लूसिन उसे समझाता है कि हमारा यहाँ पर रहना सही नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर वैन का तो मुंह ही बंद नहीं हो रहा था, जिस पर वो उसे एक थप्पड़ लगाते हुए अपने साथ लेकर के चला जाता है। जिसके बाद हुआ जिया से कहता है कि अगर तुम्हें बिना मेहनत के वो होटल नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिला सकता हूँ। अगर तुम उस प्रोजेक्ट में सफल रही तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सुनकर के तो जिया बहुत खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद करती है। तो हुआ उससे कहता है कि अगर तुम्हें धन्यवाद देना ही है तो मुझे अच्छा सा खाना बना करके खिला देना। नाइट में जिया हुआ को उसके प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए गए उसके डिजाइन और आइडियाज बताने लगती है, पर हुआ तो उसे ही देखे जा रहा होता है क्योंकि जिया उसे कहीं न कहीं अच्छी लगने लगी थी। अब जिया जिस कंपनी की तरफ से उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने वाली थी वो उन्हें भी अपने डिजाइन दिखाती है, जिसे देख करके वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और जिया से कहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को जीतेंगे। लेकिन उस कंपनी में एक गद्दार भी था जो कि वैन की कंपनी से रिश्वत लेकर के जिया के प्रोजेक्ट को उसे दे देता है और प्रेजेंटेशन के टाइम में वैन जिया के बनाए गए डिजाइन सबके सामने पेश कर देती है। ये देख करके तो जिया शॉक्ड हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती है और अपने डिजाइन के बारे में वो बातें भी बताने लगती है जो कि वैन को पता नहीं थी। जिया कहती है कि इसने मेरे प्रोजेक्ट को चुराया है, इसका पूरा सबूत मेरे पास में है, पर जैसे ही वो अपना लैपटॉप ऑन करती है उसे वहाँ पर उसका प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोगों की नजरों में गलत और चोर साबित हो जाती है और इसी बात का फायदा उठा करके वैन उसे सबके सामने जलील करने लगती है और उसे बेइज्जत करके हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस बात से जिया बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और बाहर बैठ करके रोने लगती है। तभी वहाँ पर वैन आकर के उससे कहती है कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, देखो आज तुम्हारे प्रोजेक्ट की वजह से मैं जीत गई, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलता क्योंकि लूसिन के अंकल डीन के अच्छे दोस्त हैं, पर तुम्हारे प्रोजेक्ट ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। ये सुनकर के जिया सोचने लगती है कि इसका मतलब ये सब हुआ ने किया है, ये जानते हुए भी कि मैंने कितना मेहनत किया था। अब जैसा कि जिया तो हुआ कोई लूसिन का अंकल समझती थी, इसीलिए वो उसे दोषी समझ लेती है। नाइट में हुआ जब घर जाता है तो उसका उतरा हुआ फेस देख करके उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। उसे समझाने लगता है कि लाइफ में तो हार जीत लगी रहती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम टूट जाए। जिस पर जिया उसे गुस्से से कहती है कि क्या आप एक आम इंसान को जानवर समझते हैं, उसकी कड़ी मेहनत और उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है आपकी नजरों में। हुआ कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, जिस पर जिया उससे कहती है कि हाँ मैं फेल हो गई, पर मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने आपके ऊपर विश्वास किया। हुआ कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम ये सब क्यों कह रही हो, एक तो मैंने तुम्हें वो प्रोजेक्ट दिलाया, ऊपर से तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो। यहाँ पर उन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से जिया सैड होकर के एक बार में बैठ करके ड्रिंक करने लगती है और ओवर ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर बैठा एक ठरकी आदमी जिया को देख करके कहने लगता है कि कॉलेज टाइम में तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, पर आज देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ हुआ अपने दोस्त के साथ बैठा होता है जो उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि जिया की बहन को प्रोजेक्ट क्यों मिला। तो हुआ उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तभी उसका दोस्त मोबाइल में एक लाइव वीडियो देखता है और कहता है कि कैसे कैसे लोग हैं जो कि रोमांस भी लाइव करने जा रहे हैं। हुआ जब उस वीडियो की तरफ देखता है तो उसमें जिया नशे की हालात में होती है, जिसे देख करके वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो जिया है। उसका दोस्त कहता है कि अभी भी इस शो को शुरू होने में 15 मिनट का टाइम है, इससे पहले कि हम लोग को वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इधर वो आदमी जिया के साथ में बदतमीजी करने जा ही रहा होता है, पर तब तक वहाँ पर हुआ पहुँच जाता है और उसे एक मुक्का मारते हुए जिया से दूर करता है। हुआ को देख करके जिया की जान में जान आती है, पर तब तक वो बेहोश हो जाती है। हुआ उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के भागता है, जहाँ उसका दोस्त आकर के उसे बताता है कि हमने वो सारे वीडियो हटवा दी हैं, पर कई लोगों ने लाइव वीडियो में जिया का फेस देखा है और उसे सेव भी किया होगा। हुआ कहता है कि मैंने पहले ही मीडिया से बात क्लियर कर दी कि जिया एक सीक्रेट एजेंट है जो कि ऐसे लाइव स्ट्रीम करने वाले बदमाशों को पुलिस के हवाले करने में मदद कर रही थी। जिसके बाद हुआ का असिस्टेंट हुआ को उस प्रोजेक्ट की सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे जिया का डिजाइन धोखे से चोरी किया गया है। हुआ कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जियांग परिवार के सारे रिसोर्सेज खत्म कर दो और जिसने भी ये सब किया है उसे मेरे सामने ले आओ। हुआ के कहने पर असिस्टेंट उस आदमी को पकड़ करके ले आता है जिसने जिया का प्रोजेक्ट चुराया था। यहाँ पर वो सारी बातें बता देता है कि ये सब करने के लिए
क्योंकि वैन ने उसे पैसे दिए थे। सारी सच्चाई बता करके वो जिया से माफी मांगने लगता है तो जिया कहती कि तुम्हें पता भी है कि चंद पैसों की लालच में आकर के तुमने मेरे डिजाइन के साथ साथ मेरे मान सम्मान पर चोरी जैसा कलंक लगा दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद हुआ उसे पुलिस के हवाले करवा देता है। इधर जिया के फादर को पता चलता है कि सभी सहयोगी कंपनियां उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हैं क्योंकि वैन ने जिस आदमी को जिया की डिजाइन चुराने के लिए हायर किया था उसने सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर के तो उसके फादर वैन पर ही फायर हो जाते हैं। साथ ही उन्हें जिया की लाइव स्ट्रीम वाले वीडियो के बारे में भी पता चल जाता है जिसे देख करके तो उनके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो जिया को फौरन से उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जहाँ जिया की मदर उससे कहती कि आखिर हम लोगों ने क्या तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए जन्म दिया था। जिस पर जिया कहती कि आपकी बेटी ने मेरे डिजाइन को चुराया था जिसका परिणाम तो उसे भुगतना ही था। इतना कह करके वो उस आदमी की रिकॉर्डिंग उन्हें सुना देती है लेकिन उसकी मदर बड़ी चालाकी से उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देती है और कहती कि तुम्हारी तो समाज में कोई भी इज्जत नहीं रह गई है, लेकिन अब मैं दूसरी बेटी की भी नाम तुम्हें खराब नहीं करने दूंगी। तो जिया कहती कि आप दोनों कैसे माता पिता हैं, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, फिर आप लोग मेरे प्रति इतने क्रूर क्यों हैं। जिस पर उसके फादर कहते कि आज मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारी जैसी घटिया लड़की को जन्म दिया जो कि सरेआम बाहर दूसरे लड़कों के साथ में लाइव स्ट्रीम कर रही है। तुम्हारी वजह से आज मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। तुमने तो हमारे परिवार का ही नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सब सुन करके तो जिया का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि आप लोगों ने दूसरों की बातें तो सुन ली, पर क्या आप लोगों ने मुझसे एक भी बार ये पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। मैं ही मूर्ख थी जो कि अपने पेरेंट्स से फेयर होने की उम्मीद कर रही थी। अब मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। उसके फादर कहते कि खबरदार, जो तुमने अब इस घर से एक भी कदम बाहर निकालने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से हमारी बहुत इंसल्ट हो चुकी है, पर अब मैं और नहीं होने दूंगा। इतना कह करके वो उसे अपने गार्ड से कह करके पकड़वा लेते हैं और उसे रूम में लॉक करने के लिए कहते हैं। तभी वैन उनसे कहती कि पापा इसे यहाँ रखना सही नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, अगर ये चिल्लाएगी तो आपकी बेइज्जती होगी। उसके फादर कहते कि तुम ठीक कह रही हो। इतना कह करके वो उसे पुराने घर ले जाने के लिए कह देते हैं। वैन सोचती कि जिया अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं रोक सकता है और इसी बात का फायदा उठा करके वो उसे कोल्ड रूम में बंद करवा देती है जहाँ जिया को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगती है और वो धीरे धीरे करके बेहोश होने लगती है और सोचती है कि मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकती हूँ। तभी वहाँ की नौकरानी भी वैन को कॉल करके बताती कि आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है, वो जल्द ही मर जाएगी। इधर हुआ जब घर पहुँचता है तो जिया उसे कहीं भी नहीं दिखती है, जिस पर वो उसे कॉल करता है पर जिया का नंबर बंद आता है। तो हुआ को शक होता है कि कहीं जिया किसी मुसीबत में तो नहीं है। वो फौरन से अपने असिस्टेंट से जिया का लोकेशन पता करने के लिए कहता है, जिसे पता करके उसका असिस्टेंट बताता है कि उनका लोकेशन तो उनके पुराने घर पर बता रहा है। पर ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि आखिर वो अचानक से अपने पुराने घर क्यों चली गई, जबकि आपका उनसे कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। ये सुनकर के हुआ फौरन से उसे वहाँ चलने के लिए कहता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो नौकरानी उन्हें अंदर जाने से रोकती है, जिस पर हुआ बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है और उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है, जहाँ वो उसे बेहोशी की हालत में उस रूम में पाता है और फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर के भागता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपने 10 मिनट लेट कर दिया होता तो जिया की जान चली जाती। जिस पर हुआ कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा है। असिस्टेंट कहता है कि जियांग परिवार की कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है, आखिर कोई अपनी जैविक बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। हुआ उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जियांग परिवार को दिवालिया बनाने का काउंटडाउन शुरू कर दो। इधर जिया की जब आंख खुलती है तो वो अपनी दोस्त चुक्सी को अपने सामने पाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई। चुक्सी कहती है कि तुम्हारी जान हुआ ने बचाई है, अगर वो समय पर ना पहुंचा होता तो तुम जिंदा नहीं बचती। जिया सोचने लगती है कि आज उन्होंने मेरी दूसरी बार जान बचाई है और एक मैं हूँ कि उनके लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाई। जिया जब डिस्चार्ज होकर के घर आ जाती है तो वो उस हादसे की वजह से बहुत ही ज्यादा डरी होती है, इसीलिए वो हुआ के रूम में जाकर के उससे कहती कि मैं अकेले नहीं सो पा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, प्लीज मुझे अपने कमरे में सोने दीजिए। हुआ कहता है कि कहीं तुम फिर से कोई चाल तो नहीं चल रही हो। तो जिया उससे कहती है कि मैं कसम खा करके कह रही हूँ कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। जिस पर हुआ उसे अपने रूम में सोने की परमिशन दे देता है, पर रात में जिया को डरावने सपने आने लगते हैं और वो नींद में ही बड़बड़ाने लगती है। तो हुआ उसे बहुत प्यार से गले लगा करके शांत करता है और उसे अपने साथ ही सुला लेता है। जिया की जब आंख खुलती है तो वो हुआ को अपने सामने पा करके चिल्ला देती है और उससे कहती कि आखिर आप मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं। हुआ कहता है कि क्या तुम अंधी हो गई हो, मैं तुम्हारे बिस्तर में नहीं हूँ बल्कि तुम मेरे बिस्तर पर हो। कल रात तुम सपने देख करके डर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें बस शांत करा रहा था और इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो, जरा अपने कपड़ों पर तो एक बार ध्यान देना। जिस पर जिया फौरन से अपने शोल्डर को सही कर लेती है और कहती कि ये सब मैंने जानबूझकर के नहीं किया है, ये सब गलती से हो गया है, इसमें मेरे सुंदर फिगर की गलती है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं आप मुझ पर हमला न कर दें। हुआ कहता है कि अगर मैं हमला कर भी देता हूँ तो इसमें गलत क्या है। जिस पर जिया उसे क्लोज चली जाती है और हुआ की दिल की धड़कनों को तेज कर देती है, जिसके बाद वो उसे बाइट करके वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो इत्तेफाकन लूजिन के अंकल लू से एक डिजाइनिंग के सिलसिले में मिलती है और बाहर निकल करके वो सोचती कि मिस्टर लू कितने अच्छे हैं, पर लू तो उसे पहले से ही पहचान चुका था कि वो उसके नेफ्यू की होने वाली फियांसी थी। तभी उसे वहाँ पर लूजिन मिलता है
है और कहता है कि इस मंथ के लास्ट में मैं बेन से सगाई करने जा रहा हूँ, तो मेरी सगाई में आना मत भूलना। जिया कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मुझे अपनी सगाई में इनवाइट करने की। लूसिन कहता है कि मेरी सगाई में ना सही पर अपनी दादी की बर्थडे पर तो आओगी, जो कि ठीक मेरी सगाई के दिन ही पड़ रहा है। जिसके बाद जिया घर आकर के हुआ से पूछती है कि क्या आपको इधर बीच किसी के सगाई में जाना है, तो हुआ कहता है कि नहीं। जिस पर जिया उससे कहती है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगी। तो हुआ उससे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। यहाँ पर जिया उसे सगाई और अपनी दादी के जन्मदिन के बारे में बता देती है और उससे पूछती है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे। हुआ उससे कहता है कि मैं ऐसे छोटे स्तर की पार्टियों में जाना पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर के जिया सोचती है कि आखिर ये कैसा इंसान है जो कि अपनी भतीजी की सगाई को छोटे स्तर का समझ रहा है। दूसरी दिन जिया अपने फ्रेंड चुक्सी से मिलती है जो उसे समझाती है कि तुम्हें हुआ को अपने प्यार में पड़वाना ही होगा, तभी तुम उसके ऊपर पत्नियों वाला रौब जमा सकती हो, इसलिए तुम्हें उसके क्लोज जाना होगा। तो जिया उससे पूछती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो चुक्सी कहती है कि बेवकूफ लड़की, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कह करके वो उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है। अगले दिन हुआ जिया को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहाँ जिया को उसकी फ्रेंड चुक्सी मिल जाती है, जो कि उसे एक पाउडर देते हुए कहती है कि इसे हुआ को खिला देना और याद रखना कि इसका असर 2 घंटे के बाद से शुरू होगा, फिर तुम दोनों को क्लोज आने से कोई नहीं रोक सकता है। जिया उससे पूछती कि कहीं इसका कोई बुरा असर तो नहीं होगा ना, मुझे तो ये सब सही नहीं लग रहा है। पर वो अपनी फ्रेंड के बहकावे में आकर के उस पाउडर को केक में मिला करके खुद ही अपने हाथों से हुआ को खिला देती है। घर पहुंच करके हुआ जिया से पूछता है कि तुमने केक में क्या मिलाया था, आखिर तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मुझे पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले इंसानों से सख्त नफरत है और आज तुमने वही काम कर दिया। जिया उससे अपने किए की माफी मांगने लगती है, पर हुआ तो अपने कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को जिया के क्लोज आने से रोकता है और वहाँ से चला जाता है। जिया सोचने लगती है कि क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं जो मुझे छूना तक नहीं चाहते हैं। सुबह जब वो वापस आता है तो जिया उससे पूछती है कि आप पूरी रात कहाँ थे। तो हुआ उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात हॉस्पिटल में था। ये सुनकर कि वो उससे माफी मांगने लगती है तो हुआ उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पर शायद मैं गलत था। तुम उन्हीं लड़कियों में से हो जो कि गंदी चालें चल करके लड़कों को फंसाती हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिया अपने डिजाइन्स लेकर के लू के ऑफिस जाती है, जहाँ वो लूसिन की सगाई का कार्ड देख करके उससे पूछती कि क्या आप इन्हें जानते हैं। लू तो जिया को पहचानता था और अपने भतीजे के कारनामों को भी जानता था, इसीलिए वो उससे झूठ बोल देता है कि शायद ये किसी क्लाइंट का होगा। तभी जिया को चक्कर आ जाता है। लू जब उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे तेज बुखार है। जिया कहती है कि आप परेशान मत होइए, तो लू उसे कहता है कि तुम मेरी डिजाइनर हो, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इतना कह करके वो उसे उठा करके अपने साथ ले जाने लगता है। इस बात से जिया बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इधर हुआ ने उसे गुस्से में ये सब कह तो दिया होता है, पर फिर भी वो उसका बैठ करके वेट कर रहा होता है और सोचता है कि इतनी रात हो गई है, आखिर जिया अभी तक घर क्यों नहीं आई। तभी वो उसे लू की कार से उतरता देख लेता है और उससे कहता है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम रात में दूसरे आदमी के पास चली गई। जिया उससे कहती कि मैं आपसे झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। तो हुआ उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा कि ऐसा तुम कौन सा काम कर रही हो जो तुम्हें इतनी आधी रात में घर वापस आने का समय मिल रहा है। जिया कहती कि मैं देर से आऊँ या फिर जल्दी, इस बात से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। क्या मैं दिन भर आपके लिए बैठ करके खाना बनाती रहूँ। तो हुआ उससे कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम मेरी वाइफ हो। जिस पर जिया कहती है कि सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाने से मैं आपकी वाइफ नहीं बन जाती हूँ। क्या आपने सच में कभी दिल से मुझे अपनी पत्नी माना है। मैं तो सिर्फ आपकी नजर में एक बेशर्म लड़की हूँ। आप किसी भी एंगल से मुझे अपने लायक नहीं समझते हैं, लेकिन अब ये सब मुझसे और संभाला नहीं जाता है। बेहतर यही हुआ कि अब हम अलग हो जाएं। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है और घर जा करके अपना सामान लेकर के हुआ का कार्ड वापस करते हुए उसका घर छोड़ देती है। बाहर निकल करके वो लूसिन और वैन की सगाई का पोस्टर देख करके पास्ट की बातें सोचने लगती है कि एक ऐसा भी दिन था जब उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, पर वैन के आने के बाद से सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी उसे मीडिया वाले घेर लेते हैं और लूसिन और उसके रिश्ते को लेकर के सवाल जवाब करने लगते हैं, जहाँ लू आकर के जिया को मीडिया वालों से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिसके लिए जिया उसे थैंक्स करती है। जिया जब लूसिन की सगाई पार्टी में अंदर जाती है तो वहाँ पर उसके माता पिता सभी मेहमानों के सामने जिया के साथ में अच्छा बनने का नाटक करने लगते हैं। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ करके तुम्हारी शादी करा देंगे। जिया कहती कि अब दिखावा करना बंद भी कर दीजिए, मैं बस यहाँ पर अपनी दादी माँ के लिए आई हूँ, मुझे आप लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार से मिलती है और पूरे पार्टी में नजर घुमा करके हुआ को ढूंढती है और सोचती है कि हुआ अपने भतीजे की सगाई तक में नहीं आया और एक मिस्टर लू है जो कि दूर के होते हुए भी कितने क्लोज लग रहे हैं। अब सेरेमनी शुरू हो जाती है, जहाँ लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि जिया की इमेज पब्लिक में बहुत खराब हो गई थी। जहाँ टीवी स्क्रीन पर जिया और लूसिन की फोटो प्ले हो जाती है। ये देख करके तो जिया समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये सब कौन किया है, पर ये सब तो किया धरा वैन का था जो कि जिया को बदनाम करने के लिए खुद की सगाई तक
बर्बाद करने पर उतर आती है और सारा इल्जाम उस पर लगा देती है, ये कहती हुई कि मुझसे बहुत जल्दी है, तभी ये मेरी सगाई बर्बाद करने आई है। अब तो जिया के भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो स्टेज पर जाकर के एक एक करके सबका पर्दाफाश करने लगती है। यहाँ तक कि वो लूजिन की वॉइस रिकॉर्डिंग भी सबके सामने प्ले कर देती है, जिसमें वो उसे सोना बाबू करके बात कर रहा था और वो सबसे कहती है कि कल तक जो इंसान मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानता था, आज वो इंसान सबसे कह रहा है कि वो मुझे अपनी बहन मानता है। ये सब सुन करके तो पार्टी का माहौल खराब हो जाता है और लूजिन की धज्जियां उड़ जाती हैं। इतना कुछ करके जिया वहाँ से जाने लगती है, पर अपनी बेइज्जती होने पर लूजिन उसके ऊपर फायर हो जाता है, जहाँ लू आकर के उसे रोकता है और कहता है कि इंसान हो तो इंसानों की तरह बिहेव करो, जानवर बनने की जरूरत नहीं है। लूजिन कहता है कि अंकल अभी आप इसे जानते नहीं हैं। अंकल शब्द सुन करके तो जिया शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि अगर ये अंकल है तो आखिर हुआ कौन है। लू कहता है कि तुमने जो भी कुछ किया है वो सब सरासर गलत है, तुम्हें अपने फायदे के लिए किसी लड़की की भावनाओं और उसके मान सम्मान के साथ में खेलना नहीं चाहिए। लूजिन कहता है कि आप मेरे अंकल होकर के उसकी साइड क्यों ले रहे हैं, जिस पर लू से कह देता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और अब से ये तुम्हारी चाची है। लूजिन कहता है कि अंकल क्या आप पागल हो गए हैं जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी करने जा रहे हैं। लू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो, आज से और अभी से तुम्हारा लू परिवार की किसी भी संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। लू से कहता है कि तुम पढ़ी लिखी यंग लड़की हो, पहले अपने मेहनत से कुछ करके दिखाओ, तभी तुम्हारे अंदर से लालच खत्म होगा। इतना कह करके वो जिया को लेकर के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लूजिन सड़क पर आ जाता है और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। बाहर आकर के जिया लू से पूछती कि क्या सच में आप ही लूजिन के अंकल हैं, तो लू से कहता है कि हाँ, मुझे पहले ये बात पता थी कि तुम जिया हो, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम लूजिन के कारनामों की वजह से मुझ पर भी विश्वास ना करो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि मैं ही लूजिन का अंकल हूँ। तो जिया उससे पूछती कि क्या आपके अलावा भी लूजिन के कोई अंकल है। लू कहता है कि मेरे अलावा उसका कोई दूसरा अंकल नहीं है। तो जिया सोचने लगती कि इसका मतलब कि मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। वो लू से कहती कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ पर लू को देख करके साफ पता चल रहा था कि वो जिया को बहुत पसंद करने लगा है। जिसके बाद जिया अपने फ्रेंड से मिलती है और उससे कहती कि बेवकूफ लड़की, तुम्हारे चक्कर में आज मैंने एक गलत इंसान से शादी कर ली, वो तो लूजिन के अंकल है ही नहीं। तो चुक्सी कहती कि माफ करना यार, मुझे तो पता ही नहीं था, वैसे भी उसने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती हो। जिया कहती कि अब यही करना सही होगा, इसीलिए वो हुआ को फौरन से कॉल करके डिवोर्स के लिए कहती है। हुआ कहता है कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी कि तुमसे रहा नहीं जा रहा है। जिया कहती कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अभी के अभी आपसे डिवोर्स चाहिए। हुआ सोचता है कि आखिर तुम मेरे साथ में किस तरीके का खेल खेल रही हो। वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे ब्यूरो के बाहर आकर के मिलो। जिया जब वहाँ पर पहुँचती तो हुआ उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, जिस पर जिया उससे कहती कि पर आपने तो मुझे यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए बुलाया था। तो हुआ उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तुम अपने आप को समझती क्या हो कि जब चाहो तुम शादी कर लोगी और जब चाहो तुम डिवोर्स ले लोगी। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, पहले तुमने मुझसे शादी करने की जिद की, फिर मेरी जिंदगी में आई, क्या ये सब करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। जिया कहती कि पर आप तो मुझे पसंद नहीं करते हैं, उल्टा मुझसे नफरत करते हैं, तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं। हुआ कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तुमने मुझे सच में बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है और अब इतनी आसानी से तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। जिस पर जिया कहती कि मैं आपके जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ और ना ही आपको पसंद करती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, पर इस बात से हुआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जिया लू के विला की डिजाइनिंग के बारे में बात करने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसकी पसंदीदा फ्लावर्स मंगवा करके रखा होता है और यहाँ पर लू से प्रपोज कर देता है। जिया सोचती कि गॉड आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, सामने खड़ा लू मुझसे बहुत प्यार करता है और मैंने गलत इंसान से शादी कर ली है जो कि मुझसे प्यार करता ही नहीं है। जिया कहती कि माफ करिएगा, क्या हम एक अच्छे दोस्त की तरह नहीं रह सकते हैं। जिस पर लू कहता है कि जैसा तुम चाहो, मैं इस बात के लिए तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार जरूर करूंगा। तभी वहाँ पर हुआ अपने दोस्त के साथ आता है और उन दोनों को साथ में देख करके तो उसकी जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो सीधा उनके टेबल पर पहुंच जाता है, जिसे देख करके लू पहचान जाता है। हुआ कहता है कि अगर ऐसे ही फ्लावर्स मैं अपनी वाइफ को दूं तो क्या वो खुश हो जाएगी। ये सुनकर के जिया घबरा जाती है कि कहीं वो सबके सामने ये न बता दे कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ। जिया उससे गुस्से से कहती कि मिस्टर, क्या आपको अपनी वाइफ के पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं है जो कि आप दूसरों से पूछ रहे हैं। ये सुनते ही लू हुआ से कहता है कि लगता है कि जिया ने आपको नाराज कर दिया है, वो नहीं जानती कि आप कौन है, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। हुआ सोचता है कि अच्छा, तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि अभी जिया की तरफ से माफी भी मांगने लग गया है। वो गुस्से से वेटर से कहता है कि अभी के अभी इस फ्लावर को यहाँ से फेंक दो क्योंकि मुझे इससे एलर्जी हो रही है। यहाँ पर उसका दोस्त लू से पूछता है कि मिस्टर लू, कहीं आप दोनों डेट पर तो नहीं है। जिया कहती कि वैसे ये बताइए कि आप दोनों हमारे टेबल पर करने क्या आए हैं। हुआ कहता है कि क्यों, क्या मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी है। इससे पहले की बात और ज्यादा बिगड़ दी। जिया वहाँ से उठ करके वॉशरूम की तरफ चली जाती है और हुआ भी उसके पीछे चला जाता है, जहाँ वो उसे पकड़ करके अपने साथ अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी लू के साथ में घूमने की, ये मत भूलो कि तुम शादीशुदा हो, क्या तुम उसी की वजह से मुझे तलाक देना चाहती हो। जिया कहती कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो हुआ उससे कहता है कि फिर मैं उन फ्लावर्स का मतलब क्या समझूं, क्या वो फ्लावर्स लू किसी की ग्रेव पर
पर रखने के लिए लाया था। जिया कहती कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं आपकी नजरों में एक तुच्छ और बेशर्म लड़की हूँ, फिर आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हैं। मैं तो बस आपकी लाइफ में एक मेट की तरह थी, आपने तो मुझे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं। इतने पर तो हुआ उससे किस कर लेता है। इस बात से जिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। हुआ उससे कहता है कि जिया अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। हुआ अपने नेचर की वजह से इतना रूड था कि वो जिया से प्यार भी करता था और उसे जताना भी नहीं चाहता था। अगले दिन वो उसे फोन करके झूठ बोलता है कि फैन फैन की डिलीवरी होने वाली है। ये सुनकर के जिया भागते हुए उसके घर चली जाती है और फैन फैन से मिल करके उसके लिए खाना बनाने चली जाती है, जहाँ हुआ भी उससे अपने लिए खाना बनाने को कहता है, पर जिया गुस्से से उसके लिए कप नूडल बना करके दे देती है। तो हुआ कहता है कि क्या मैं एक बिल्ली से भी बदतर हूँ, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ। पहले तो तुम मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब क्या हो गया। जिया कहती कि मैं मानती हूँ कि मैंने पहले बहुत सारी बचकानी हरकतें की हैं और बहुत गलतियां भी की हैं, पर अब मैं चीजों को समझ चुकी हूँ। हुआ कहता है कि अगर मैंने गुस्से से तुम्हें 2 शब्द कह दिए तो क्या मैं इतना बुरा इंसान बन गया, क्या तुम्हें मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती है। जिया कहती कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। हुआ उससे पूछता है कि सच सच बताओ, क्या तुमने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया। जिस पर जिया कहती कि मैं आपको बहुत पसंद करती थी, लेकिन आपके साथ रहते रहते मुझे पता चला कि आप दिखने में तो अच्छे हैं पर आपका नेचर और कैरेक्टर दोनों ही बहुत खराब है। हुआ कहता है कि क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। तो जिया कहती कि ये बात सच है कि अब आप मुझे पसंद नहीं है। ये सुन करके तो हुआ का दिल टूट जाता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ लूसिन के बर्बाद होने के बाद में वैन भी उसे इग्नोर करने लगती है। तो लूसिन उससे मिल करके पूछता है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिस पर वैन कहती कि मैं एक भिखारी के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो लूसिन उससे कहता है कि पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो वैन कहती कि मेरा प्यार बस पैसे और पावर तक टिका था, अब ये दोनों ही तुम्हारे पास नहीं रहा तो तुम मेरे लायक नहीं हो। यहाँ पर लूसिन को उसका कर्मा बैग मिल जाता है, जैसा उसने जिया के साथ में किया था वैसा ही उसे लौट करके मिलता है। इधर मीडिया वाले फिर से जिया के पीछे पड़ जाते हैं और लूसिन और उसके रिश्ते को लेकर के उसके ऊपर कीचड़ उछालने लगते हैं, जिस पर लू आकर के सबके सामने ही कह देता है कि जिया का लूसिन के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि अब से वो मेरी लवर है। पर जब ये बात हुआ तक पहुंचती है तो वो भी जिया को डिवोर्स देने के लिए अब तैयार हो जाता है। इधर जिया के पास में पुलिस पहुंचती है और बताती है कि सिटी रोड पर जो होटल था उसमें आग लग गई है, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। जब हमने आपके पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि उस होटल की इंचार्ज आप थी, तो इस मामले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, तो हमें आपको गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। जिस पर जिया कहती कि मैंने तो जियांग परिवार कब का छोड़ दिया है और मैं तो कई महीनों से उस होटल में गई तक नहीं हूँ, फिर ये मेरा काम कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसके माता पिता ही उसे इस केस में फंसा चुके हैं। पुलिस कहती है कि हमें पता है कि आपने जियांग परिवार से बदला लेने के लिए तारों के साथ में छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई, जिसका पूरा सबूत हमारे पास में है। इतना कह करके वो उसे अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। अब इतनी बड़ी केस में जिया फंस चुकी थी कि लू भी कुछ नहीं कर पाता, जहाँ चुक्सी कहती कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो जिया को जेल जाना पड़ेगा, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो लू कहता है कि अब इस प्रॉब्लम से उसे एक ही इंसान निकाल सकता है, जो कि इस चीन का सबसे टॉप वकील है, जिसके हाथ में अगर कोई केस चला गया तो उसका जीतना 100% तय है। चुक्सी और लूजिन पूछते हैं कि आखिर वो इंसान कौन है। तो लू बताता है कि बाइचेन ग्रुप का प्रेसिडेंट हुआ, जो कि एक फेमस एडवोकेट भी है। ये नाम सुनकर के चुक्सी समझ जाती है कि ये तो जिया के हस्बैंड का नाम है, यानी कि जिया ने इतने बड़े आदमी से अनजाने में शादी कर ली है और उसे पता तक नहीं है। वो लू से कहती है कि मैं उनसे मिलने जाऊंगी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो कि उन्हें जानती है। तो लू कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है। वो फौरन से हुआ के पास भागती हुई पहुंचती है और उससे कहती है कि जिया खतरे में है, उसके माता पिता ने उसे झूठे केस में फंसा दिया है, जिसकी वजह से उसे पुलिस ले गई है। अब एक आप ही ऐसे इंसान है जो कि उसे बचा सकते हैं। पुलिस ने 3 दिन का समय दिया है, वरना वो जेल चली जाएगी। तो हुआ कहता है कि अब से मेरा उस लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है और वैसे भी वो किसी और आदमी के साथ में बहुत खुश है। चुक्सी कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, लू का जिया के साथ में कोई चक्कर नहीं है। लू ने तो बस जिया को उन मीडिया वालों से बचाने के लिए जानबूझ करके ऐसा झूठ कहा था। जिया सिर्फ आपसे प्यार करती है। यहाँ पर चुक्सी घनघोर नाटक करना शुरू करती है और जिया की तरफ से कहने लगती है कि वो आपके बिना जी नहीं सकती। उसने कहा है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है और मन में सोचती है कि जिया मुझे माफ कर देना, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये सब बकवास करना पड़ रहा है। वो हुआ से कहती है कि आप कैसे हस्बैंड है। जिया जब से आपसे दूर हुई है वो दिन रात रो रो के अपना बुरा हाल कर ली थी। ये सब सुनकर के हुआ उसकी बातों में आ जाता है और जिया को जेल से बेल दिला करके हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिया मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इस बात का डर है कि वो कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाएगी और हमेशा के लिए बांझ हो जाएगी। हुआ सोचता है कि जिया को गॉड इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा एक प्यारा सा बेबी हो, मैं हर हाल में उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा और उसे ठीक कर दूंगा। तभी असिस्टेंट आकर के हुआ से बताता है कि ये सारा किया तरह जिया की हर्टलेस मदर का है। उन्होंने अपने भतीजी लियांग के साथ में मिलकर के
इस काम को अंजाम दिया है और जिया को झूठे केस में फंसा दिया है। जल्दी हमें कुछ करना होगा। इधर जिया को जब होश आता है तो उसकी फ्रेंड उसे सारी सच्चाई बता देती है कि हुआ कौन है और अब वही एक ऐसा इंसान है जो कि उसे बचा सकता है। ये सब सुनकर के तो जिया भी शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर हुआ आता है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि बहन मेरे नाटक के बारे में उसे कुछ भी मत बताना वरना हम दोनों मारे जाएंगे। वैसे भी तुम अपने दिल की सुनना, मुझे पता है कि तुम भी उससे प्यार करती हो। हुआ जिया से कहता है कि डॉक्टर ने मुझसे बताया है कि तुम बहुत वीक होती जा रही हो और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जन्म न दे सको। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है जिसमें लिखा होता है कि वो रात में 9 बजे से पहले घर आ जाएगी, किसी दूसरे लड़की के साथ में दोस्ती नहीं करेगी और ना ही किसी को डेट कर सकती है सिवाय हुआ के। जिया कहती है कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। हुआ कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं होटल वाले केस में तुम्हारी मदद करूँ तो सोच समझ कर इस पर साइन कर देना और वैसे भी मेरी फीस 400 मिलियन है, अगर तुम इसे चुका सकती हो तो तुम्हें इस पर साइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। बाद में उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वो सच में तुम्हें बहुत चाहता है वरना वो कब का तुम्हारा फायदा उठा सकता था और जब भी वो तुम्हें किसी और के साथ देखता है तो उसे बहुत जेलस फील होती है और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। इधर हुआ जिया के केस को लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है तो असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस आप परेशान मत होइए, मैडम आपके पास लौट करके जरूर आएंगी। दूसरी तरफ जिया की फ्रेंड उसे एक प्यारा सा ड्रेस दे करके कहती है कि इसे पहन करके हुआ के पास जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हारा केस हैंडल कर ले। अपने फ्रेंड की बात मान करके जिया हुआ के ऑफिस उसके लिए लंच लेकर के चली जाती है। हुआ कहता है कि तुम तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी तो जिया उससे कहती है कि मिस्टर हुआ तब मैं थोड़ी नादान थी। तो हुआ उससे कहता है कि मैं मिस्टर हुआ कब से हो गया, जिस पर असिस्टेंट जिया से कहता है कि मैडम जो आप पहले बॉस को कहा करती थी वही कह दीजिए। तो जिया हुआ से कहती है कि हनी प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं सच में साइन करने के लिए तैयार हूँ और मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। सोचिए अगर आपकी वाइफ जेल चली गई तो आपकी कितनी बदनामी होगी। तभी हुआ की नजर उसके ड्रेस पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि कैसी ड्रेस तुमने पहन रखी है जिसके कपड़े पीछे से गायब है। ये सुनकर के जिया शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है तो हुआ उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है और कहता है कि अब से ये तय कर लो कि तुम सिर्फ मेरी हो। जिया कहती है कि ठीक है। इतना कह करके उन पेपर्स पर साइन कर देती है। ये देख करके हुआ बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं शुरू से तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर के जिया शर्मा करके वहाँ से जाने लगती है तो हुआ उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही चली गई तो तुम्हारे ऐसे प्यारे से ड्रेस पहन करके यहाँ पर आने का क्या फायदा। इतना कह करके वो उसे एक प्यारी सी किस करता है। तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी बन करके हुआ का दोस्त आ जाता है और उन दोनों का रोमांटिक मोमेंट बर्बाद करके वहाँ से चला जाता है। जिया कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं बाहर किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। हुआ जिया से कहता है कि अब से तुम खुद के बारे में कभी भी कोई बुरी चीजें नहीं सोचोगी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो जिसे मैं आज पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। अब से तुम्हारी लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि हुआ जिया के केस को जीत जाता है जहाँ जिया की फैमिली अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। उसके फादर को मीडिया वाले घेर लेते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जलील होते हैं और इस केस के सारे गुनहगार भी गिरफ्तार हो जाते हैं। हुआ कहता है कि आज से जियांग परिवार का चैप्टर समाप्त हो गया, अब तो तुम खुश हो ना। तो जिया कहती है कि ये मेरा दुर्भाग्य है जो कि मेरी फैमिली मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो गई, हालांकि उनके किए की सजा है। तभी वहाँ पर लू आता है और हुआ से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिया को बचाने के लिए। हुआ कहता है कि मैंने तो अपनी वाइफ का केस लड़ा है, ये तो बड़ी अजीब बात है कि कोई दूसरा आदमी मुझे धन्यवाद क्यों कह रहा है। जिया लू से कहती है कि माफ करिएगा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, हुआ मेरे हस्बैंड है। ये सुन करके तो दोनों चाचा भतीजे को सदमा ही लग जाता है। तभी जिया के पास में एक फेक कॉल आती है कि उसकी दादी माफ नहीं रही। ये सुन करके वो भागती हुई वहाँ से चली जाती है। इतने पर उसे वैन के आदमी किडनैप कर लेते हैं जहाँ वो उसे जान से मारने वाली होती है, पर हुआ भी वहाँ पर जिया के पीछे पहुंच जाता है और उसे वैन से बचा लेता है और उसे उठा करके वहाँ से लेकर के जाने लगता है। तभी जिया की नजर हुआ के जेट पेंडेंट पर पड़ती है और वो उससे कहती है कि मैंने तो इसे बचपन में अपने एक दोस्त को दिया था। हुआ कहता है कि हाँ मैं वही लड़का हूँ, उस समय मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं वापस लौट करके जरूर आऊंगा और देखो आज मैं तुम्हारे पास में हूँ, पर तुमने उस दिन मुझसे होटल में झूठ क्यों बोला था कि जो तुम्हारे पास पेंडेंट है वो नकली है। तो जिया कहती है कि मुझे लगा था कि आप मेरी दादी की आखिरी निशानी मुझसे छीनना चाहते हैं। हुआ कहता है कि तुम कितनी पागल लड़की हो। इतना कह करके वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और फिर एक रोमांटिक से किस के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।